दोस्तों आज आपने इस तरह की न्यूज़ तो अपने टीवी या अपने फ़ोन पर पढ़ी ही होगी, जहां हमें देखने को मिला एक पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट किया जाता है पंजाब पुलिस के द्वारा दिल्ली आकर। जब दिल्ली में उस पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा हाई पावर्ड ड्रामा हमें देखने को मिलता है, जहां पंजाब पुलिस जब उस व्यक्ति को अरेस्ट करके पंजाब वापस लेके जा रही थी तो रास्ते में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक लिया। एट द सेम टाइम पंजाब पुलिस के कुछ जवानों को दिल्ली पुलिस ने भी यहां पे रोक के रखा और पंजाब पुलिस पर एब्डक्शन तक की एफआईआर दर्ज कर दी गई। आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है पूरा मामला और साथ ही में जानेंगे कि इंटरस्टेट अरेस्ट जो कि यहां हमें देखने को मिला, इसे क्या कहते हैं। इंटरस्टेट अरेस्ट बेसिकली होता क्या है कानूनी प्रक्रियाएं इंटरस्टेट अरेस्ट के पीछे और क्या है पूरा कानून। सो वेलकम टू स्टडी IQ। अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि अरेस्ट के प्रोविजंस कहां दिए गए हैं। देखिए हमारा एक कानून है CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें सेक्शन 41 जो है उसमें अरेस्ट का प्रोविजन दिया है, जहां पर 41 एम्पावर करता है एक पुलिस ऑफिसर को टू अरेस्ट इवन विदाउट अ वारंट इन सेवरल सिचुएशंस। कुछ ऐसी स्थितियों में जहां पर बहुत ही इमरजेंसी होती है, वहां पर एक पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के भी अरेस्ट करने की पावर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल कॉग्निजेबल केसेस में, यानी कि ऐसे केसेस जहां पर क्राइम जो है बहुत ही सीरियस नेचर का है, जैसे कि मर्डर, रेप एटसेट्रा, और वहां पर एक पुलिस ऑफिसर को हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो पहले वारंट लेके आए मैजिस्ट्रेट से फिर जाके अरेस्ट करे, तो ऐसे में बिना वारंट के भी अरेस्ट करने की पावर पुलिस ऑफिसर को 41 में दी गई है। एट द सेम टाइम देयर आर सम केसेस जहां पर है तो वो नॉन कॉग्निजेबल केसेस, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में वहां पर एक पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर आना होगा, बट कुछ केसेस में एक्सेप्शन हमने वहां पर भी दे रखी है कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी अगर एक्यूज्ड अपना नाम और अपना पता बताने से मना कर दे तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के उस व्यक्ति को वहीं अरेस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी व्यक्ति ने किया, पुलिस वाला वहीं खड़ा था, पुलिस वाले ने कहा कि भाई साहब मैं आपको अरेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पर आप अपना नाम और पता बता के मेरे को जाओ ताकि हम मैजिस्ट्रेट के पास जाके वारंट लेकर और आपको अरेस्ट करें या इन्वेस्टिगेशन करें। वो व्यक्ति कहते जी मैं अपना नाम नहीं बताता, मैं अपना पता नहीं बताता, तो ऐसे सिचुएशन में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी पुलिस के पास ये पावर आ जाती है कि वो उसे अरेस्ट कर ले। तीसरी बात ये कि जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, अगर उनकी प्रेजेंस में कोई क्राइम हो रहा है तो उनके पास भी यहां पर पावर दे दी गई कि वो भी या तो खुद अरेस्ट कर सकते हैं या फिर अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही में सेक्शन 43 CRPC में यहां पर जो आम आदमी है, प्राइवेट पर्सन जो है, उनको भी ये पावर दे दी गई कि उनके सामने अगर कोई कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हो रहा है और वहां पर पुलिस नहीं है, आसपास पुलिस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कहीं पर पब्लिक व्यू में कोई बहुत ही हीनियस क्राइम होता है, जैसे मर्डर होता है, ऐसे में मान लो वहां पे पुलिस नहीं है, तो जो पब्लिक होती है उनके पास भी ये पावर है कि वो उस व्यक्ति को जिसने क्राइम किया है उसे अरेस्ट करके पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले कर सकती है। सो ये सारी पावर्स हमें देखने को मिलती हैं सेक्शन 41, 44, 43 इन सब में। अब हम बात करते हैं इंटरस्टेट अरेस्ट की। जैसे कि हमने मतलब समझा कि इंटरस्टेट अरेस्ट का मतलब क्या है कि एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट में जाकर किसी आरोपी को पकड़े। देखिए भाई जनरली क्या है कि द रूल इज कि आप एक पुलिस को जो है अपने स्टेट में ही ये पावर है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन में ही किसी को अरेस्ट या इंटेरोगेट या इन्वेस्टिगेट कर सकती है। दूसरी स्टेट में जाने का कोई कानून नहीं है। पुलिस जो है अपने आप से दूसरी स्टेट में जाकर, पुलिस फ्रॉम वन स्टेट कैन नॉट गो टू द अदर स्टेट एंड बाय देमसेल्व्स कैन नॉट अरेस्ट एनीबॉडी फ्रॉम द अदर स्टेट। अगर एक स्टेट की पुलिस को दूसरी स्टेट में जाना है तो दूसरी स्टेट जहां पे वो जा रहे हैं या जो दूसरी यूटी है जहां वो जा रहे हैं, वहां की लोकल पुलिस की सहायता इस पुलिस को लेनी होगी। फॉर एग्जांपल पंजाब पुलिस अगर दिल्ली आई थी एक पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट करने के लिए, तो ये जिम्मेवारी बनती थी पंजाब पुलिस की कि वो दिल्ली पुलिस को पहले ही इत्तिला करे, इत्तिला करके पंजाब पुलिस जो है दिल्ली में आकर दिल्ली पुलिस की सहायता ले और उसी की सहायता से यहां पर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना चाहिए था। दिल्ली पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट करने में सहायता करती, उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट करके नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाती। नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट पंजाब पुलिस को उसकी ट्रांजिट रिमांड देता, उस व्यक्ति की ट्रांजिट रिमांड देता। उसके बाद पंजाब पुलिस के पास यह हक था कि उस लीडर को लेकर जाती।
अब हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हमें देखने को मिलता है जहां पर 2009 की एक जजमेंट आई थी। हुआ ये कि 2009 में एक व्यक्ति को गुजरात पुलिस आके दिल्ली से अरेस्ट करती है। अब गुजरात पुलिस ने क्या किया, गुजरात पुलिस दिल्ली आती है, अहमदाबाद से दिल्ली आई, यहां आकर बिना दिल्ली की पुलिस की सहायता लिए अपने आप से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया और उसे अरेस्ट करके ले गए। उसे जब अरेस्ट करके ले गए तो उसके बाद हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचता है और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हमारे लिए जाननी जरूरी हो जाती है। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दैट सच प्रैक्टिस इज ऑब्वियसली कॉन्ट्रेरी टू द पुलिस मैनुअल्स एंड इफ सच एक्शन गोज अनचेक्ड इट अमाउंट्स टू द कंडोनिंग लॉलेसनेस बाय द पुलिस फोर्स। यानी कि यहां तो पुलिस फोर्स ही कानून तोड़ रही है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान पुलिस मैनुअल्स में है ही नहीं। In a country governed by the rule of law, this is simply unacceptable. साथ ही में उन्होंने ये भी कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा that गुजरात पुलिस was bound to produce the accused before the nearest magistrate who was in Delhi. यानी कि गुजरात पुलिस जब अहमदाबाद से दिल्ली आई, यहां पर जिसको पकड़ना था, पहली बात तो वो खुद से पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन अगर पकड़ा भी, although it is illegal, मान लो इसने अरेस्ट कर भी लिया, फिर भी जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट था जो कि दिल्ली में ही था उसके सामने पेश करना था। वही बात यहां पर कहते जी आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड विद नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। कहते जी अगर मान लो हमने ये कह भी दिया कि गुजरात पुलिस ने आके अरेस्ट कर दिया, कहते ऑल्बिट इट इज इलीगल बट स्टिल गुजरात पुलिस ने मान लो हम कह दे अरेस्ट कर भी लिया तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं प्रोड्यूस किया, और नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट था कहां, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट वाज लोकेटेड इन दिल्ली, सो ही वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट इन दिल्ली। ऐसे केस में फिर उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया था इलीगली उसे कंपनसेशन भी दी गई थी। चलिए अब संदीप कुमार वर्सेस स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, एक ऐसा केस जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया गाइडलाइंस यहां पे इशू की। 30 गाइडलाइंस हैं, 30 गाइडलाइंस हमें देखने को मिलती हैं जो कि इस केस में इशू की गई। मैं आपके सामने वो सारी गाइडलाइंस लेके आया हूं, जो इंपॉर्टेंट हैं उन पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे, बाकी हम प्लेन रीडिंग करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिवीजन बेंच ने यहां पर ये जो गाइडलाइंस हैं ये इशू की ऐसे केसेस में जहां पर इंटर स्टेट अरेस्ट किया जाता है। पुलिस के लिए ये गाइडलाइंस है, पुलिस को ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। इसमें सबसे पहली बात कही गई कि अगर एक पुलिस ऑफिसर को एक केस असाइन होता है जहां उसे कहा गया कि भाई आपने दूसरी स्टेट में जाकर एक अक्यूज्ड की या तो इन्वेस्टिगेशन करनी है या अरेस्ट करना है, ऐसे में सबसे पहले उस पुलिस ऑफिसर को प्रायर परमिशन लेनी होगी, अपने सुपीरियर ऑफिसर से राइटिंग में परमिशन लेनी होगी, या फिर अगर टाइम कम है तो फोन पे भी परमिशन ले सकता है, बट क्रिटिकल केसेस में ही। अदरवाइज रूल क्या है कि राइटिंग में एक पुलिस ऑफिसर को अपने सीनियर से परमिशन लेकर ही वो दूसरी स्टेट में या दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा सकता है एक एक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दूसरा है कहते जी इन केस वेयर द पुलिस ऑफिसर डिसाइड्स टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड इन अनदर स्टेट ही मस्ट राइट द फैक्ट्स एंड रीजंस सो एज टू सेटिस्फाई व्हाई अरेस्ट इज नेसेसरी। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि पंजाब पुलिस दिल्ली आती है, दिल्ली आके एक पॉलिटिशियन को अरेस्ट करती है। उनका कहना है कि जी इनके ऊपर मोहाली में एक केस दर्ज हुआ है, हमने इनको बार बार कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, ये उसका जवाब नहीं देते हैं, ये वहां पर आने से मना कर देते हैं, ये पेश नहीं होते हैं कोर्ट के सामने, इसलिए हम अरेस्ट करने के लिए आए। अब ऐसी सिचुएशन में जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि भाई पंजाब पुलिस अगर दिल्ली आ रही थी तो दिल्ली आने से पहले इन्हें राइटिंग में वहां पर अपनी जो डायरी होती है वहां पर लिख के आना था, रीजन देना था कि भाई क्यों हमारे लिए दिल्ली जाना जरूरी है, क्यों हम उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, और प्रॉपर फैक्ट्स वहां पर और प्रॉपर रीजंस वहां पर लिखने हैं। द पुलिस ऑफिसर मस्ट अटेम्प्ट टू गेट एन अरेस्ट और सर्च वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट हैविंग द जुरिस्डिक्शन, ही कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब देखिए भाई जब वो दिल्ली आएंगे, दिल्ली में आकर जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो अरेस्ट कर रही है पुलिस, वहां से अरेस्ट वारंट लेना चाहिए, नहीं लेते हैं। सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में कहा है कि भाई अगर आप अरेस्ट वारंट नहीं लेते हो तो इमरजेंसी सिचुएशंस में आप बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हो, बट इन सच केसेस आपको रीजन रिकॉर्ड करनी होगी कि क्या वो इमरजेंसी थी जिसके बिना जिसकी वजह से आपने उस व्यक्ति को बिना अरेस्ट वारंट लिए, मैजिस्ट्रेट का अरेस्ट वारंट लिए बिना आपने उस व्यक्ति को दिल्ली में अरेस्ट किया।
साथ ही में कहते हैं जी बिफोर गोइंग आउट ऑफ द स्टेट द पुलिस ऑफिसर मस्ट मेक अ डिटेल्ड डिपार्चर एंट्री इन डेली डायरी ऑफ हिज पुलिस स्टेशन। अब वो देखो मोहाली से आई पुलिस, तो जब वो मोहाली से दिल्ली आ रहे थे तो उन्हें वहां पर अपनी जो डेली डायरी है उसमें डिपार्चर एंट्री लिख कर आनी थी कि भाई मैं या हम इतने ऑफिसर्स हैं, और इतने ऑफिसर जो हैं, कितने ऑफिसर्स हैं, या फिर उसमें कोई प्राइवेट ऑफिशियल भी है, कोई पुलिस ऑफिसर कितने हैं, और क्या व्हीकल कितने लेके जा रहे हैं, पर्पस ऑफ द विजिट क्या है, और कहां जा रहे हैं, ये सारी बातें उस डेली डायरी में लिखकर आनी थी। फिर कहते जी अगर मान लो वो किसी महिला को अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, अब पंजाब पुलिस अगर दिल्ली किसी महिला को अरेस्ट करने के लिए आ रही है तो पंजाब पुलिस की टीम में एक लेडी ऑफिशियल का भी होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्या है, दी पुलिस ऑफिसर शुड हैव देयर आइडेंटिटी कार्ड्स। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पुलिस अरेस्ट करने जा रही है उनके पास अपने आइडेंटिटी कार्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म हो, या फिर वहां पर कहता है जी दे शुड कैरी एक्यूरेट क्लियर एंड विजिबल नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशंस ऑन देम। ये हम पहले भी देख चुके हैं और आज भी हमें देखने को मिल रहा है, इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि भाई जो पुलिस आ रही है वो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए, नेम टैग उनके ऊपर लगा होना चाहिए। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, गाइडलाइन नंबर 6 और 7 क्या कहता है जी, बिफोर विजिटिंग द अदर स्टेट द पुलिस ऑफिसर मस्ट कॉन्टैक्ट द लोकल पुलिस इन हुज ज्यूरिसडिक्शन ही वाज टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड ही मस्ट कैरी द ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ एफआईआर एंड अदर डॉक्यूमेंट इन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ही इज गोइंग टू विजिट। देखिए भाई ये बहुत ही जरूरी है, एक गाइडलाइन है कि आप जिस स्टेट में जा रहे हो ना वहां की स्टेट पुलिस, जिस भी लोकल पुलिस स्टेशन में जा रहे हो की लिमिट में जा रहे हो, उस पुलिस से आप कांटेक्ट करोगे और कांटेक्ट करने के बाद उन्हें इत्तला करके वहां पर फिर ही जा सकते हो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और जो एफआईआर है जिसकी बिना पर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो एफआईआर आप उस पुलिस स्टेशन की लोकल जो लैंग्वेज है, मान लीजिए हम जा रहे हैं यहां से दिल्ली पुलिस जा रही है गुजरात में, वहां पे लोकल लैंग्वेज गुजराती चलती है, तो एफआईआर को गुजराती में ट्रांसलेट करके लेके जाना दिल्ली पुलिस का हक होगा, दिल्ली पुलिस का फर्ज होगा। कहते हैं जी आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन द पुलिस ऑफिसर मस्ट सीक द असिस्टेंस और कोऑपरेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन। The SHO of the local police station must provide the legal assistance to the other states police। So आप जब दूसरी स्टेट में पहुंच जाते हो वहां पर पहुंचकर वहां की लोकल पुलिस की असिस्टेंस लेनी है, और जो लोकल पुलिस का SHO होगा उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी असिस्टेंस यहां पर देने की जरूरत है उतनी असिस्टेंस आपको दी जाए। फिर कहते हैं जी आफ्टर रीचिंग द प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस ऑफिसर मस्ट सर्च इफ एनीवन इज टू बी स्ट्रिक्टली कंडक्टेड एज पर द गाइडलाइंस गिवन इन सेक्शन 100। अब देखिए भाई सेक्शन 100 में सीआरपीसी में कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आप जब किसी के घर जा रहे हो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आप कैसे वहां पर क्या क्या रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करोगे, उनको यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो करने के लिए कहा गया है। एट द सेम टाइम कहा कि द पुलिस ऑफिसर मस्ट फॉलो द प्रोसीजर गिवन इन 41A, 41B, 50, 51 of CRPC and the process of arrest must be in accordance with the guidelines given in DK बासु केस। अब DK बासु केस जो है ना ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जहां पर बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। सो उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ये जो अरेस्ट किया जाना चाहिए, जो कि आरोप भी लग रहा है कि आज ये जो DK बासु केस की गाइडलाइंस थी ये अरेस्ट नहीं, इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर कहते जी एन अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट अ लॉयर मस्ट बी गिवन टू द अरेस्टेड पर्सन बिफोर ही इज टेकन आउट ऑफ द स्टेट। अब जैसे दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस ने आके दिल्ली में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, तो पंजाब पुलिस ने जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको यहीं पर एक लोकल लॉयर की असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जानी चाहिए थी। उसे कहना चाहिए था कि आपको जिस लॉयर की असिस्टेंस चाहिए लो, उसके बाद ही हम आपको लेकर जाएंगे पंजाब के लिए या दिल्ली से बाहर। कहते हैं जी बिफोर रिटर्निंग द पुलिस ऑफिसर मस्ट विजिट द लोकल पुलिस स्टेशन। ये एक और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि जैसे पंजाब पुलिस दिल्ली आई थी, यहाँ पर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने से बाद यहाँ पर होना क्या चाहिए था, लोकल पुलिस के पास भी जाना चाहिए था, जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पर भी जाना चाहिए था, और वहां पर भी इन एन एंट्री इन द डेली डायरी मस्ट बी मेड इन इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन बीइंग टेकन आउट ऑफ द स्टेट। यहाँ पर जो लोकल पुलिस है, दिल्ली की जो पुलिस थी, जिस थाने के अंडर वो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, उस लोकल पुलिस स्टेशन में भी जाना चाहिए था पंजाब पुलिस को, उसको अरेस्ट करने के बाद उस लीडर को, एंड वहां जाकर जो पुलिस स्टेशन है वहां पर डेली डायरी में एक एंट्री होनी चाहिए थी कि हमने किस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, उसके पास क्या क्या आर्टिकल्स मिले हैं, और वो सब डिटेल्स वहां दर्ज होनी चाहिए थी। फिर कहते हैं जी ट्रांजिट रिमांड, जैसे कि हमने बात की
कि दिल्ली में जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया था, दिल्ली में विद इन 24 आवर्स, अरेस्ट करने के 24 घंटे के बाद ही अरेस्ट भी क्या करना था, लोकल पुलिस की सहायता से, अपने आप नहीं अरेस्ट करना, लोकल पुलिस की सहायता से अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली में ही जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट बनता था उनके सामने पेश किया जाना चाहिए था उस अरेस्टेड व्यक्ति को। नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट फिर यहाँ पे ट्रांजिट रिमांड देते, लेके जाने की परमिशन देते, उसके बाद यहां पर उस व्यक्ति को लेकर जाना चाहिए था। ऑलराइट, सो यहां पर देखिए ट्रांजिट रिमांड, और यहां पर मैजिस्ट्रेट को भी ये कहा गया कि द मैजिस्ट्रेट मस्ट ग्रांट द रिमांड आफ्टर थिंकिंग साइकोलॉजिकली एंड नॉट मैकेनिकली। अब उसके बाद कहा गया कि अरेस्टेड पर्सन, जिसे अरेस्ट किया है, दैट मस्ट ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट एज सुन एज पॉसिबल। आपने जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया, दिल्ली में आकर अगर पंजाब पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, उस व्यक्ति को भी बताना है कि भाई हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, एज सुन एज पॉसिबल। द मैजिस्ट्रेट मस्ट ऑल्सो, मैजिस्ट्रेट की भी ये ड्यूटी है कि जब मैजिस्ट्रेट के पास जा रही है पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट भी पूछेगा कि हाँ भाई पंजाब पुलिस ने अगर आपको अरेस्ट किया है तो आपको आके बताया कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया, क्या आपको अरेस्ट होने के ग्राउंड्स बताए, तो मैजिस्ट्रेट भी यहां पर एक्यूज से ये बात पूछेगा। फिर कहता है जी कंट्रोल रूम मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन्स अरेस्टेड मस्ट बी डिस्प्लेड along with the designation of the police officer who arrested them। so ये कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करने की भी बात की गई है हर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसे अरेस्ट करने वाले, उस अरेस्ट करने वाले का नाम, अरेस्टेड व्यक्ति का नाम और जिसने अरेस्ट किया उसका नाम, वो सब डिटेल्स भी यहां पर होनी चाहिए। At the same time, the police officer must form an arrest memo। अब ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अरेस्ट मेमो भी वहीं पर तैयार किया जाता है जहां पर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, और उसमें लिखा जाता है कि टाइम एंड डेट ऑफ द अरेस्ट एंड नेम ऑफ द रिलेटिव और फ्रेंड टू हुम द इंफॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट इज गिवन। देखिए भाई, हम सब जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको हक होता है, उस अरेस्टेड व्यक्ति को ये हक होता है कि वो अपने नियरेस्ट रिलेटिव को या नियरेस्ट फ्रेंड को इन्फॉर्म करे कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया। अब ये मेमो में भी लिखा जाता है कि हमने इस व्यक्ति को जब अरेस्ट किया तो किस व्यक्ति को इसके बिहाफ पर हमने इन्फॉर्म किया, पुलिस को भी ये लिखना होता है। ठीक है, आगे कहा गया कि इफ पॉसिबल द अरेस्टी मस्ट बी अलाउड टू टेक हिज फैमिली मेंबर टू रिमेन विद हिम टिल द टाइम ही इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट। अब मान लीजिए उस व्यक्ति को उसके हाउस से अरेस्ट करके दिल्ली में ही जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया जाना था, तो कहते जी ऐसी सिचुएशन में घर से लेके जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है वहां तक का जो सफर है उसमें भी उस अरेस्टेड व्यक्ति के एक आधे फैमिली मेंबर को अलाउ करना चाहिए कि वो साथ में रहे। फिर कहते हैं जी इन एनी केस द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट द अर्लीस्ट बिफोर द जुरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट। हमने ये बात करी ली। 19th गाइडलाइन कहती है द पुलिस ऑफिसर मस्ट मेक एन अराइवल एंट्री इन द रिकॉर्ड आफ्टर अराइविंग एट द पुलिस स्टेशन। अब यहां से अगर प्रॉपर प्रोसीजर करके फॉलो करके लेके जाते तो जो भी डेस्टिनेशन है, मान लो मोहाली है, हमारे केस को अगर हम लेके चल रहे हैं तो SAS नगर में वो जब पुलिस पहुंचती वहां पर जो वहां का पुलिस स्टेशन है वहां अराइवल एंट्री की जाती। फिर कहते हैं जी द अरेस्टेड पर्सन शुड बी द अरेस्ट शुड बी मेड अंडर सेक्शन 41B ऑफ clause 1 sub clause B of CRPC by the police officer whenever the reasonable suspicion and credible information is there। साथ ही में ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होना चाहिए at the earliest after the arrest so that the possibility of physical torture should be excluded। so यहाँ पर जैसे ही पुलिस ने अरेस्ट किया था साथ ही में मेडिकल जो है यहाँ पर होना चाहिए था, उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाना चाहिए था। फिर कहते हैं जी द पुलिस ऑफिसर मस्ट मेंटेन द डिटेल डायरी केस डायरी विद हिम स्पेसिफाइंग द इन्वेस्टिगेशंस डन बाय हिम। साथ ही में कहा गया कि व्हीकल लॉग बुक भी होती है। अब देखो भाई व्हीकल लॉग बुक में ना ये ट्रांसपोर्टेशन का जो उनका सिस्टम रहता है उसकी एंट्री सारी लिखनी होती है, जहां पर वो लिखते हैं कि कौन सी गाड़ी लेके गए, कितने लोग गए, वो सारी चीजें उसमें लिखनी रहती हैं। फिर आता है जी 24th एंट्री द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड प्रोवाइड द पॉसिबल एंड रिक्वायर्ड असिस्टेंस टू द पुलिस ऑफिसर विजिटिंग। अब इसमें कहा गया कि भाई पंजाब पुलिस अगर दिल्ली आई थी तो दिल्ली का जो PP है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं यहाँ पे, उनको भी यहाँ पर पंजाब पुलिस की अगर कोई असिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए थी। फॉर स्पीडी स्मूथ एंड इफेक्टिव इंटरस्टेट इन्वेस्टिगेशन गाइडलाइंस ऑफ द एग्जैक्ट नेचर शुड बी एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को भी कहा गया कि आप भी गाइडलाइंस बनाओ किस तरह से दो स्टेट्स की पुलिस जो है आपस में एक कोऑपरेशन करके इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करें। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी कहा गया दैट दे शुड आल्सो टेक स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सेम। ये जो गाइडलाइंस हैं इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए।
पीरियोडिकल ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द पुलिस ऑफिसर्स टू सेंसिटाइज देम। अब ये जो पुलिस ऑफिसर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, इनको भी पीरियोडिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई ये गाइडलाइंस है, आपको इनको सबको फॉलो करना है। साथ ही में कहा गया द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द अर्लीस्ट। If the victim recovered is minor, then they should be produced before the local child welfare committee for the further decision concerning the custody. So ये कई सारी गाइडलाइंस हैं जो कि दी गई इस केस में, और इन गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी था आज के इस केस में भी। अब जो पंजाब पुलिस पे आरोप लग रहा है वो यही आरोप लग रहा है कि ये जो गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं, ये सारी गाइडलाइंस आपने देखी, संदीप कुमार वर्सेस स्टेट का जो केस है, ये जो गाइडलाइंस हैं इनको एक तरह से दरकिनार करके पंजाब पुलिस उस पॉलिटिकल लीडर को यहां से अरेस्ट करके ले जाती है। और यही अब हमें देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि एक तरफ पंजाब पुलिस ने भी यहां पर दावा किया है कि हमने इनमें से कई सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया, हम प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन हमें भी देखने को मिल रहा है कि एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ पंजाब पुलिस है, दोनों में यहाँ पर अब तकरार की जो स्थिति है वो बनी हुई है। पंजाब पुलिस ने ये कह दिया है कि हम इस मामले को लेकर जो है हाईकोर्ट का रुख करेंगे। तो आगे देखेंगे कि इस पूरे मामले में होता क्या है, बट अभी के लिए ये गाइडलाइंस का हमें पता होना जरूरी है। आई होप कि आपको ये गाइडलाइंस समझ आई होंगी और ये वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।